अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज आरा। तो जैसे कि प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा वो हमने पढ़ा है कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिफोर डिलीवरिंग माय लेक्चर मैं आपके सामने एक कुरान की एक आयत पेश करना चाहता हूँ जो यूं है कि फबि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि अल्लाह ताला फरमान कुरान करीमस मज दपन आप किन किन नियामतों को जुटाओगे। यानी कि ये जो टॉपिक है हमारे रिसोर्सेज, मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तालान ये कहते रिसोर्स ऐसे अता करने, यानी कि ऑल द रिसोर्सेज आर गॉड गिवन गिफ्ट फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, not only human population but all the resources in the world are God given gift for all biotic world, means all living world। तो आज हम चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, आप बने रहे इस वीडियो में। तो आज हमारा एक लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर का नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन किन बुनियादों पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम देखते हैं तो हम क्लासिफिकेशन को देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि 4 अकसाम है जिनको हम रिसोर्सेज को तकसीम करते हैं। तो पहला क्या है? तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन के तौर पर, ऑरिजिन के बुनियाद पर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एग्जॉस्ट खत्म होना। कुछ रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट है जो एग्जॉस्ट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कुछ रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे जनरेट इजिली फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कुछ रिसोर्सेज है वो टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू रीजनरेट। तो टॉपिक का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सेकंड ओरिजिन है क्लासिफिकेशन का। तो एज फार एज कंसर्न द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि अगर रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को कौन ओन करता है? इंडिविजुअल करता है, गवर्नमेंट करता है, नेशनल करता है, इंटरनेशनल करता है, ओनरशिप। तो इस टॉपिक का, इस क्लासिफिकेशन का नाम हमने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो लास्ट है, लास्ट क्लासिफिकेशन एज फार एज कंसर्न हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, यानी कि किस रिसोर्स की कितनी स्टेटस है, स्टेटस क्या है और किस रिसोर्स की कितनी डेवलपमेंट है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, जितने भी रिसोर्सेज हमारे इस इन्वायरमेंट है, हमारे इस वर्ल्ड में है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड में है, जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें प्रोवाइड किया है, अता किया है। जैसे कि मैंने आपको बोला फबि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहले हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं, रिसोर्सेज किस बुनियाद पे यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हम यहां पे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। 2 किस्म के रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट है, यानी कि फर्स्ट रिसोर्सेज इज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज, एज यू नो, बायोटिक रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड लिविंग रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज अल्लाह तबारक ताला ने हमें दिए है, मगर वो रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज है, यानी कि वो बायोटिक रिसोर्सेज है। तो कुछ रिसोर्सेज हमारे इस एनवायरनमेंट में है, वो है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज मींस नॉन लिविंग रिसोर्सेज, यानी कि नॉन लिविंग इन नेचर रिसोर्सेज होते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि वो कौन से रिसोर्सेज है जो हमारे एनवायरनमेंट है मगर है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप डिफिनेशन की तरफ देखिए। रिसोर्सेज
obtained from biosphere and contain life, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज हमारे बायोस्फीयर के अंदर है, उनमें लाइफ एग्जिस्ट है, दे कंटेन लाइफ, वो जिंदा होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल हम लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस, यानी कि हम इंसान, वी आर आल्सो बायोटिक रिसोर्सेज एंड एनिमल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स है हमारे इस एनवायरनमेंट है, वाइल्ड एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, वो लिविंग रिसोर्सेज है, यानी कि इस कैटेगरी को हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। या फॉरेस्ट, जितने भी जंगलात है हमारे इस एनवायरनमेंट में, एक्स्ट्रा एंड सो ऑन, जितने भी रिसोर्सेज है ये लिविंग रिसोर्सेज है जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो इन रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं these resources are said to be known as biotic resources। अगला one here is resources composed of non-living things and do not contain life। जैसे कि मैंने बोला कि biotic resources, तो इसी का अपोजिट है abiotic resources, यानी कि abiotic resources का मतलब होता है resources composed of non-living things। अब और कुछ resources है हमारे एनवायरनमेंट है, उनमें लाइफ नहीं है, बल्कि दे आर नॉन लिविंग इन नेचर। जैसे कि रॉक्स तो हमारे रिसोर्स है, रॉक्स we use rocks for the construction of roads, houses, buildings, schools, colleges and so on। तो मेटल्स, जितने भी अल्लाह तबारक तआला ने इस जमीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर मेटल्स रखे हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं। और सॉइल, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सेड टू बी नोन एज सॉइल। सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्यों? एज यू नो हम सॉइल पे कल्टीवेशन करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स की हम कल्टीवेशन करते हैं, तो ये भी इसी कैटेगरी में, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बुनियाद पर हमारे दो रिसोर्सेज और आते हैं, यानी कि देयर आर मेन टू रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एक यहाँ पे हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स और सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हमें समझना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्स? रिसोर्सेज which can be regenerated by physically, chemically and mechanically are said to be known as resources, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज है जिनको हम रीयूज करते हैं, यानी कि एक दफा हमने यूज किए हैं तो हम दूसरी दफा भी उनको यूज कर सकते हैं आराम से। वी कैन यूज इट इजिली from time to time, again and again they can regenerate selfly, ये खुद ब खुद regenerate होते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट में। तो ये जैसे कि एग्जांपल हमने सनलाइट की दी है, एज यू नो सनलाइट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोमास एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जियोथर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो renewable resources are those resources which can be regenerated easily, जो हम regenerate करते हैं, जो regenerate होते हैं हमारे इस environment में easily। तो दूसरा है non renewable resource, यानी कि non renewable resources are those resources which do not regenerate। ये regenerate आराम से नहीं होते हैं, बल्कि it takes thousands of years to regenerate। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, हमारे एनवायरनमेंट में फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल केरोसिन है, एलपीजी है, पेट्रोलियम है, जो हमें एक दफा यूज करने के बाद फिर ये रीजनरेट आराम से नहीं होते हैं। हमने कहीं पे कोई रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया है जमीन से, तो फिर आने में, दोबारा आने में उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। कोल, जैसे कि हम कोल निकालते हैं, कोल इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, जब हम कोल निकालते हैं तो फिर कोल बनने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स
लगते हैं। तो these resources are said to be known as नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि कुछ एलपीजी हमने इस्तेमाल किया है, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, जब वो खत्म होता है फिर आपको दूसरा सिलेंडर लाना पड़ता है। जहां से हमारे जो एलपीजी जनरेट होता है वहां पे उसको जनरेट लगने में कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यही याद रखना है, दे कैन नॉट बी जनरेटेड easily but it takes thousands of years to generate। तो अगला टॉपिक है on the basis of ownership। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ओनरशिप रिसोर्सेज पे किनकी ओनरशिप होती है, कहीं ना कहीं हमें इस पे ये पढ़ना है कि कुछ रिसोर्सेज है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्स समझना है कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है। दीज रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज ओनर्ड बाय अ सिंगल पर्सन, ओनर्ड बाय सेल्फ। यानी कि मेरा ये कलम है, दिस इज माय रिसोर्स। आपके घर में गाड़ी है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो सोसाइटी का थोड़ी होगा कि सोसाइटी को वो काम आएगा। नहीं, आपके घर में गाड़ी है, दैट इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स। आपके पास बुक है, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। यानी कि जिसमें एक ही आदमी जिसका ओनर होता है, दैट रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कार है आपके घर में, आपके पास बुक है, आपके पास पेन है, आपके पास हाउस है, आपके पास प्लॉट है, लैंड प्लॉट है। तो दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो अगला है कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज है जिनको ओनरशिप एक कम्युनिटी करता है। यानी कि वो एक इंसान के रिसोर्सेज नहीं होते, बल्कि वो एक कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि उनको हम अगले लफ्जों में कह सकते हैं कि दीज आर सेड टू बी नोन एज सोसाइटी रिसोर्सेज, जो पूरे के पूरे सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल यहां पे दूंगा, कहीं पे पार्क है, पब्लिक पार्क इज कम्युनिटी रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, पब्लिक स्पॉट है, कहीं पे पॉन्ड है, रिवर है। दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिनको एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है, जिनकी ओनरशिप एक कम्युनिटी के अंदर होती है। यहाँ रोड है, रोड तो कम्युनिटी में आती है। anyone can't claim that the road is mine, but the property of road is community resource। हर कोई रोड इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई यानी कि जो पहाड़ में पानी होता है वो इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई प्ले ग्राउंड में खेल सकता है। तो आप समझे कि इंडिविजुअल का अपोजिट है कम्युनिटी। इंडिविजुअल एक इंसान का रिसोर्स होता है, कम्युनिटी रिसोर्स जो होता है वो बहुत सारे इंसानों का रिसोर्स होता है, सोसाइटी का रिसोर्स होता है। और जहां पे थर्ड वन इज यार नेशनल रिसोर्स। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज गवर्नमेंट या ओन्ड बाय अ कंट्री, जो कंट्री के होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि कोई रिसोर्स है हमारे यहाँ पे, एक कुछ एरिया है माउंट एवरेस्ट का जो इंडिया से भी गुजरता है, वो इंडिया का है, वो पूरा नेशनल का रिसोर्स है। इंडियन ओशन है हमारा, वो पूरे इंडिया का है। कुछ वाटर बॉडीज हैं, यानी कि जो पूरे नेशन का है, तो उनको और एक बंदा नहीं, एक कम्युनिटी नहीं, बल्कि इन रिसोर्सेज को एक नेशन वाइड उनको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उनको ऑन करता है पूरा का पूरा नेशन, यानी कि एक मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज नेशनल रिसोर्सेज, जो एक कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं। तो अगला वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आपको इस तरह समझाने जा रहा हूं कि प्रेजेंटली वर्ल्ड में 206 कंट्रीज है। 206 कंट्रीज होने के बावजूद क्यों कुछ रिसोर्सेज आज भी है जो किसी मुल्क के नहीं है, बल्कि हर किसी मुल्क का हक होता है कि
उन रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर सकता है विद द परमिशन ऑफ यूएनईपी, यूएनओ। कुछ वर्ल्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ वर्ल्ड के रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनको परमिशन लेके हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं समझाना चाहता हूं आपको, द एरिया बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, ये जो नदी वाली स्ट्रेट लाइन जो होती, स्ट्रेट कैनाल जो होते हैं, कुछ पैसिफिक ओशन के जो एरिया है, आर्टिक ओशन के जो एरिया है, तो दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि जिनको ओन या जिनकी ओनरशिप पूरे कंट्रीज करते हैं, मिलजुल के उनकी ओनरशिप पूरे कंट्रीज करते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो और है अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बोला भी स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे हमें यहां पे पढ़ने इसमें चार, यानी कि चार तरीके हमें पढ़ने हैं इसमें। तो पहला हमें बनता है यहां पे पोटेंशियल रिसोर्स। अगला नाउ सेकंड वन इज हियर डेवलप्ड रिसोर्स, एंड थर्ड वन इज हियर stock resource, and fourth one is here reserved resource. तो फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मैं यहां पे आपको इस तरह समझाऊंगा। हमारे दो स्टेटस है, हमारे इंडिया के अंदर दो स्टेटस है, गुजरात इज वन एंड सेकंड इज राजस्थान। हमारे इंडिया में पोटेंशियल है कि हम गुजरात और राजस्थान, यानी कि प्रॉपरली राजस्थान के अंदर हम सोलर पैनल्स लगा सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मैं फिर से यह रिपीट करूंगा पॉइंट, राजस्थान यानी कि थॉर डेजर्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। हम पूरे के पूरे थॉर डेजर्ट में सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास यह पोटेंशियल है, बट कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। द लैक इज इन इंडिया, देयर इज अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ना होता तो हम पूरे थॉर डेजर्ट में ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास थॉर डेजर्ट है ना, तो यह हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, और यह एक्सपेंसिव भी होगा। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी अमेरिका से लाना पड़ेगी या इस्राइल से या और किसी मुल्क से। तो हमारे पास पोटेंशियल है, बट वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज दिस क्रिएट्स सो मच एक्सपेंसिव। यह एक्सपेंसिव भी होगा, प्लस और हमारे जो इंडिया में है इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। अगला वन है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आप समझिए कि हमारे इंडिया में किस रिसोर्सेज ऑलरेडी है जो डेवलप है, यानी कि जो हम ऑलरेडी यूटिलाइज करते हैं, तो इन रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे इंडिया में कोल है, पेट्रोलियम है, हम इन चीजों को आराम से इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ये रिसोर्सेज हमारे इंडिया में डेवलप्ड रिसोर्सेज ऑलरेडी है, तो वी कैन इजीली यूज दिस रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में है तो हम यूटिलाइज करते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर सेड टू बी नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज मैं इस तरह समझाऊंगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं आपको मैं इस तरह समझाऊंगा। जो वाटर है, वाटर दो चीजों से बना हुआ है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझिए स्टॉक रिसोर्स क्या कहता है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया में वाटर है, हम वाटर से H2+O यानी कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये वाटर से H2O निकाल सकते हैं और वाटर से ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे अंदर स्टॉक रिसोर्सेज है, हमारे इंडिया में मौजूद है, बट वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है। तो अगर होगा भी पॉसिबल तो ये भी एक्सपेंसिव होगा पूरे इंडिया के लिए। तो ये हमने स्टॉक रिसोर्स में रखा है, यानी कि इंडियाज एबिलिटी टू डू दिस मेथड, बट ड्यू टू द डिफिशियंसी, ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फियर ऑफ एक्सपेंसिव चार्जेस, तो इंडिया क्वाइट दिस ऑप्शन। अगला लास्ट पॉइंट है रिजर्व्ड रिसोर्सेज। रिजर्व्ड रिसोर्सेज मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। इंडिया के अंदर कुछ रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनको हमने रिजर्व रखा है, किस लिए? फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हमने कुछ रिसोर्सेज रखे हैं, वी केप्ट सम रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन और वी कैन से फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, हमने इंडिया में कुछ डैम बना है, डैम्स, वाटर डैम्स। इंडिया में हमने डैम्स बनाए, स्टोरेज ऑफ वाटर हमने किया है। हमने कुछ जंगलों को रिजर्व रखा है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आपने पढ़ा है 9th में। तो हमने डैम्स के अंदर पानी क्यों स्टोर रखा है? ताकि अगर खुदा न खास्ता पानी की कमी हो जाए तो एट द टाइम वी कैन यूज दिस वाटर। तो यह हमने रिजर्व रखा है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट की मैं बात लूंगा, अगर डिफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो अगर कहीं पे हमें ऑक्सीजन की लैक नजर आई, तो हमने इन फॉरेस्ट्स को रिजर्व रखा, इसलिए यानी कि ऑक्सीजन बनाने के लिए। इसी तरह वर्ल्ड के अंदर जितने भी फॉरेस्ट्स, कुछ फॉरेस्ट्स है जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, आज हमारे एशिया में एक कंट्री है चाइना। चाइना ने एक डैम बनाया है, बहुत बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर डैम उन्होंने बनाया। इतना बड़ा डैम है कि अर्थ की रोटेशन भी कम होती चली गई, यानी कि ड्यू टू द वेट ऑफ द डैम। तो जब दुनिया में वाटर की कमी हो जाएगी तो एट द टाइम चाइना विल यूटिलाइज द वाटर। और यह भी बात है कि चाइना के अंदर भी उन्होंने कुछ जंगलात यानी कि फॉरेस्ट एरिया को प्रिजर्व करके रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये उनको पता है कि वक्त आएगा यानी कि प्लांट ज्यादा नहीं रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। तो हम इसीलिए टू फेस द ग्लोबल वार्मिंग, इन चीजों को हम फेस करने के लिए हमने कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व कैटेगरी में रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर। अल्लाह हाफिज।